प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने नागार्जुन जी की दो कविताएं सिंदूर तिलकित भाल और हमने गुलाबी चूड़ियाँ नामक कविता का पाठ विश्लेषण किया। आज हम और एक कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेत का बयान। तो इसमें हम देखेंगे कि नागार्जुन जी की जो काव्य दृष्टि है वह किस प्रकार की है। प्रेत का बयान नामक कविता में इन्होंने किस चीज़ को बताया है, तो इनका हम समीक्षा करेंगे, इनका पाठ विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रेत का बयान की समीक्षा के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि व्यंग्य बाण से कविता को प्रहारक बनाने में नागार्जुन जी को आधुनिक कविता का कबीर कहा जाता है। ये व्यंग्य के बाण के द्वारा, चाहे वह नेता वर्ग हो चाहे और कोई भी वर्ग हो, जो आम आदमी से खिलवाड़ करता है, उसकी जो संसाधन है उसके साथ खेलता है, उसकी ज़िंदगी से खेलता है और उसके अधिकारों का हनन करता है, उनको वह टारगेट करते हैं अपने व्यंग्य बाणों से। तो इसी कारण उनको आधुनिक हिंदी कविता का कबीर के नाम से जानते हैं। तो भारत की सामाजिक राजनीतिक दशा पर वे जब तब व्यंग्य के घातक प्रहार करते रहे हैं और व्यवस्था की विसंगतियों और युग यथार्थ की विद्रूपताओं की पोल खोलने हेतु व्यंग्य उनका सर्वाधिक कारगर हथियार रहा है। तो उनकी कविता का जो प्रमुख हथियार है वह व्यंग्य ही है। वह अपने व्यंग्य के माध्यम से नागरिक जीवन की मजबूरियों, अकाल, अभाव, भूख, महामारी जैसी आपदाओं का चित्रण करते हैं और ये उनकी कविताओं के सामान्य कथ्य रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि मास्टर कविता में इन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर और देश की आर्थिक दशा पर तीखा व्यंग्य किया है। उसी तरह प्रेत का जो बयान, ये कविता है प्रेत का बयान, इसी श्रेणी की महत्वपूर्ण कविता है जिनमें भूख से मरने वाले एक अध्यापक के प्रेत का बयान दर्ज किया गया है। इसमें अध्यापक रहता है, प्राइमरी टीचर है, स्कूल का अध्यापक है और वह भूख से मर गया है और उसके प्रेत से यहाँ पर जो यमराज है वह बात कर रहा है, उनके बयानों को सुन रहा है, इसे बताया गया है। तो प्रेत का बयान नामक कविता सर्वप्रथम अपने शीर्षक से ही चौंका देती है। इस देश में तो लोगों के पास मनुष्य का बयान सुनने के लिए संवेदना नहीं है और यहाँ कवि प्रेत का बयान सुनने की जिद किए बैठे हैं। तो दरअसल यह नागार्जुन के काव्य कौशल की एक विशिष्टता है कि वे अपने विषय के अनुकूल रचना की संरचना तय करते हैं और जीवन के यथार्थ जब इतना भयावह हो जाता है कि प्रचलित काव्य प्रतिमानों से काम न चले तो कवि अपने कहन की तरकीब रचनी पड़ती है। तो कवि के माध्यम से कवि अपने ऐसे कहन का रचना करता है जिससे अटपटा लगे और लोग इस कविता को सुनने की कोशिश करें। तो प्रेत का जो बयान कविता है, इसमें असंभाव्य रूप के सहारे अलक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नागार्जुन की इसी तरकीब का उदाहरण है। तो अपनी कविता में इन्होंने फैंटेसी डाली है और फैंटेसी द्वारा उन्होंने अपने कहन को कारगर बनाया है। तो हिंदी में ऐसी शैली का उपयोग कई रचनाकारों ने किया है। तो फैंटेसी शैली एक ऐसी शैली होती है जिसमें रचनाकार होता है, वह एक कहानी को दिखाता है और कहानी के सहारे समाज में जो उसका जो ध्येय होता है, जो टारगेट होता है, वह अपनी कविता के माध्यम से फैंटेसी के सहारे कहता है। तो यहाँ पे जो मास्टर जी का प्रेत है वो यमराज से कह रहा है, तो यह एक प्रकार का फैंटेसी है, यह एक प्रकार की कहानी बनाकर समाज में जो भूख है उसके बारे में बताया गया है। तो भूख, अकाल, अभाव आदि नागार्जुन की कविताओं का विषय है, किंतु अपनी संरचना और अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेत का बयान नामक कविता उन सभी कविताओं से विशिष्ट है और इस कविता का ढांचा अत्यंत कलात्मक है। नरक के मालिक यमराज प्रेत से पूछते हैं कि सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से? तो कांपती हड्डियों
के उस मानवीय ढांचे ने अर्थात प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी ने, उसके प्रेत ने सच सच बयान दिया कि वह स्वाधीन भारत का वह कायस्थ जाति का नागरिक है और पेशे से स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। तो इस तरह से उस कंकाल ने, उस प्रेत ने, प्राइमरी स्कूल जो थे उसके मास्टर जी, उसके प्रेत ने यह सच सच बयान दिया कि उसकी मृत्यु क्षुधा से हुई है। तो विडंबना दृष्टव्य यह है कि यहाँ पे स्वाधीन भारत के लोकतंत्र के नागरिक बोध से गर्वोन्नत होते हैं, स्वाधीनता से गर्वोन्नत होते हैं, लेकिन उस मास्टर का जो प्रेत है सच कहने का साहस नहीं हो रहा है, नहीं करता है। इस कविता की रचना सन 1950 में हुई और अलग से उल्लेख का प्रयोजन नहीं कि भारतीय समाज के अधिकांश जनता का हाल आज भी उसी प्रेत से बदतर है। तो भारतीय स्वाधीनता के 3 बरस के बाद भी समाज में व्याप्त अभाव, अकाल, भूख, दुर्व्यवस्था के कारण अल्प वेतन भोगी स्कूल शिक्षकों का जीवन जंजाल बना हुआ था और इसी को इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नौकरीशुदा होने के बावजूद वे भूखमरी से त्रस्त थे। तो देखिए यहाँ पे जो शिक्षक है वह नौकरी पेशा होने के बाद भी भूख से त्रस्त है, तो सामान्य जनता के बारे में हम सोच सकते हैं कैसा रहा होगा। तो यमराज के सवाल पर मास्टर का प्रेत किटकिट करते हुए प्रतिवाद कर रहा था, अर्थात मरने के बाद भी वह आतंक में था और वो भूख से मरने के तथ्य को, अपने पीड़कों के दुष्कर्म को ढकने की कोशिश कर रहा था, अर्थात वह मरकर भी डर रहा था बताने के लिए कि किस तरह से उनके पीड़कों ने उनके साथ दुष्कर्म किया और उसके वेतन को नहीं दिया गया ठीक से और भूख के कारण वह मर गया। तो इस कविता में स्वाधीन भारत की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि भारत स्वाधीन हो गया है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के साथ यह ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाया है जिसके कारण यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो शिक्षक हैं, उनका भला हो सके, उनका विकास हो सके। तो फैंटेसी के उपयोग के द्वारा यहाँ भारत के सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर प्रहार किया गया है। एक मास्टर की प्रेत के बयान से स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्न अभाव ने उस दौर के राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक की जान ले ली। जिस राष्ट्र का शिक्षक भूख से तड़प कर मरे, उस देश के बच्चों और नौजवानों को वह किस राष्ट्र प्रेम का उपदेश दे। और भारतीय लोकतंत्र में तानाशाही का यही हाल था कि उस शिक्षक का प्रेत तक आतंक के साए में जी रहा था। तो कहने को तो भारत लोकतंत्र था, लेकिन जो नेता बनाए जाते थे वे एक तानाशाही रवैया अपनाते थे और आज भी यह प्रासंगिक है। आज के नेता भी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तो आतंक के साए में जो प्रेत है वह जी रहा था। तो व्यंग की धार को तीक्ष्णतर करने के लिए यहाँ पे फैंटेसी का सहारा लिया गया है और वैज्ञानिक तौर पर इस तथ्य से हर कोई परिचित है कि यमराज के अदालत में हुई सुनवाई और प्रेत का बयान निश्चय ही कवि नागार्जुन ने नहीं सुनी होगी। तो यहाँ पे मिथक कल्पना किया गया है, फैंटेसी का सहारा लिया गया है। वैज्ञानिक तौर पर यह सच नहीं है कि कोई यमराज है और वह सुनवाई करता है। तो यह शुद्ध फैंटेसी है, किंतु इस फैंटेसी द्वारा उस दौर का सामाजिक यथार्थ चित्रित हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की समाज व्यवस्था और शासकीय दशा पर दर्ज यह तीक्ष्ण व्यंग घोर जुगुप्सा, घोर घृणा उत्पन्न करता है। यह उस लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था का चित्र है जिसमें भूख से हुई मृत्यु के बावजूद प्रेत तक अपने पूर्व जन्म का सच कहने का साहस नहीं करता है और शोषण और दमन दंश की ऐसी यातना जीवन भर झेलता है कि वह अभ्यासी बन जाता है। मृत्यु लोक जाने के बाद भी उसमें आतंक का साया मंडराता रहता है और वह यमराज को महाराज करके पुकारता है। तो इस तरह से
इसमें देख रहे हैं कि जो आतंक का साया है इस कदर छाया हुआ है कि मरने के बाद भी वह ठीक से बोल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से प्रेत का बयान हुआ, और प्रेत का बयान कविता के बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से, और इसका पाठ विश्लेषण हमने किया। अब हम देखते हैं नागार्जुन जी की एक और प्रसिद्ध कविता तीनों बंदर बापू की। तो यह जो कविता है यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रही है, और इसमें जो राजनीतिक लोग हैं उन पर कविता किया गया है, जो बापू के, गांधी जी के आदर्शों को मानने के लिए स्वयं सिद्ध करते हैं कि वे गांधीवादी हैं, लेकिन कहीं भी उनके जीवन में यह नहीं दिखाई देता कि वह गांधीवादी आचरण कर रहे हैं, तो बस वह दिखावा करते हैं। इनके बारे में नागार्जुन जी ने बताया है। तो अपनी राजनीतिक कविताओं में दर्ज तीखे व्यंग के लिए नागार्जुन जी ख्यात है, और उस दौर में शायद ही कोई सुपरिचित राजनीतिक कर्मी हो जिनकी बखिया उनकी कविता ने नहीं उधेड़ी हो। अर्थात जितने भी राजनीतिक कर्मी थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो, उनकी बखिया नागार्जुन जी की कविताओं ने उधेड़ी है, क्योंकि वे, जो कोई भी राजनीतिक नेता होता है वह तानाशाह बनने के बाद, चाहे वह किसी पार्टी का हो, जनता का भला नहीं कर सकता। उसी प्रकार यहाँ पे एक कविता देखी जा सकती है जिसमें अन्य कविताएं भी है, जिसमें राजनीतिक कर्मी के बारे में उन्होंने लिखा है, व्यंग्य किया है। जैसे अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन, यह कविता। उसी तरह गुपचुप हजम करोगे, नाटक में टूटेगा नमक कानून, और तीनों बंदर बापू के, ये सभी राजनीतिक कविताएं हैं। और ये जो कविताएं हैं इस तथ्य की श्रेष्ठ सबूत है जिसमें इन्होंने राजनीतिक लोग हैं उन पर व्यंग्य किया है। तो अपनी कविता में नागार्जुन जी हैं वे आज़ादी की रजत जयंती का चित्र महंगाई की रजत जयंती के रूप में उकेरा है। आज़ादी की 100वीं जो रजत जयंती मना रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि जो आज़ादी हुई थी, आज़ादी के 25 वर्ष हुए थे, उसमें हम नागार्जुन जी अपनी कविताओं में महंगाई की रजत जयंती मनाते हैं। अब आते हैं कविता की तरफ। तो तीनों बंदर बापू के जो कविता है, इस कविता में कवि ने फिकड़ों की शैली में गांधीवादियों की पोल खोली है और उनके वास्तविक चित्र को उजागर किया है। यहाँ पर गांधीवादी बोलने का अर्थ यह नहीं है कि जो गांधी जी के उसके बताए हुए मार्ग पे चलता है, इन पर व्यंग किया गया है कि ये गांधीवादी सिद्धांतों को मानते हैं, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन कहीं भी उनके सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरते। इसको इन्होंने गांधीवादी बोला है। तो ये गांधीवादियों और उनके वास्तविक चरित्र उनका कैसा है, इसको उजागर किया है तीनों बंदर बापू के कविता के माध्यम से। तो स्वाधीनता संग्राम के लोकप्रिय नायक महात्मा गांधी को भारत के नागरिकों ने राष्ट्रपिता और बापू कहकर सम्मान दिया, किंतु जो राजनेता है उन्होंने उनके उसूलों पर चलना मुनासिब नहीं समझा। बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए, सम्मान अर्पण की रस्म अदायगी होती रही, किंतु राजनेताओं के लिए उनके आदर्श बेमानी रहे। उन स्वघोषित गांधीवादियों के आदर्श के विरुद्ध आचरण स्पष्ट दिखने लगा। तो ये स्वयं को गांधीवादी घोषित करते थे, लेकिन उनका जो आचरण है वह गांधीवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो गांधीवादी आदर्श को लांछित करने वाले कर्मों में सब के सब जो नेता थे वो लिप्त दिखने लगे, और तीनों बंदर बापू के कविता में गांधी जी के ऐसे ही अनुयायियों पर व्यंग किया गया है। दरअसल देखें तो भारतीय स्वाधीनता के बाद देश में स्वघोषित समाजवादियों गांधीवादियों की भरमार हो गई थी, और इन विशेषणों से विभूषित करने का कोई मान्यता प्राप्त संस्था तो थी नहीं कि लोग गांधीवादी हैं, पर ये भूल गए थे कि इसके लिए घोषणा से अधिक आचरण की ज़रूरत होती है। सिर्फ गांधीवादी बता देने से ये गांधीवादी नहीं हो जाएंगे, वरन उसको आचरण की भी ज़रूरत है। तो गांधीवाद के आदर्शों के सभी प्रतिकूल आचरणों के धारकों को देखकर नागार्जुन ने अपनी इस कविता में
बड़े कौशल से बापू के तीनों बंदर का रूपक रचा है और प्रतिस्पर्धा में ये बंदर स्वघोषित गांधीवादी हैं जो बापू के भी ताऊ निकल गए हैं। तो 1969 में गांधीवादियों द्वारा मनाई जा रही 100वीं गांधी जयंती में देखते हैं कि इस अवसर पर रची गई इस कविता में गांधीवाद की रट लगाने वाले उन्हीं छद्म अनुयायियों पर व्यंग किया गया है जो रट लगा कर लाभ लोभ के सारे रास्ते सहज खड़े कर रहे थे, किंतु तमाम उनके आचरण थे वे विपरीत थे, अर्थात विपरीत आचरणों में वह लिप्त हो गए थे। तो तीनों बंदर बापू के जो कविता है इसमें फिकड़े की अंदाज में कहन और मुहावरेदार भाषा से कविता विलक्षण हो गई है और कहन शैली के कारण कविता की लगभग पंक्तियां मुहावरे जैसा असर देती है। बापू के भी ताऊ निकले, सरल सूत्र उलझाऊ निकले, लीला के गिरधारी निकले, जलथल गगन बिहारी निकले, बापू को ही बना रहे हैं, 100वीं बरसी मना रहे हैं, सेठों का हित साध रहे हैं, योग पर प्रवचन लाद रहे हैं, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं, पूंछों से छवि आंक रहे हैं। तो इन सभी कविताओं में हम देखते हैं कि जो कथित गांधीवादी है, इन पंक्ति में हम देखते हैं कि जो कथित गांधीवादी हैं उनके चरित्र का कच्चा चिट्ठा यह जो कविता है वह खोल रही है। तो नागार्जुन जी की एक खास विशेषता है, पहले तो वो हल्के अंदाज से चिकोटी काटकर व्यंग का दंश बढ़ाते हैं और उनका व्यंग जो है अधिकतर सीधे प्रहार नहीं करता बल्कि पहले हंसाता है, फिर उसका असर होते होते तिलमिलाता है और बेचैन कर देता है। इनकी कविताओं में हम देखते हैं कि बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे दिल की कली खिलना, दाल गलना, राल टपकना, पाल तनना, आँखें मींचना, खाल खींचना, मोती के थाल सजना, दुनिया जहान मुड़ना, आसमान को चिढ़ाना, मलाई चखना, अंगूठा दिखाना जैसे लोक प्रचलित मुहावरों का इन्होंने सार्थक और अभिनव प्रयोग नागार्जुन जी ने अपनी कविता व्यंजना में किया है और बहुत ही इसकी विराट सृष्टि कर दी गई है। तो कवि को गांधी के अनुयायी असल में सर्वोदय के नटवर लाल लगते हैं। तो गांधी जी के जो अनुयायी थे, तथाकथित अनुयायी थे जो स्वयं को गांधीवादी बताते थे, वे उसको नागार्जुन जी हैं वे नटवर लाल कहते थे। और उस समय जो नटवर लाल है उस दौर का कुख्यात धोखेबाज आदमी था। तो नटवर लाल जो था वह चतुर से चतुर लोगों की आंखों में धूल झोंककर उन्हें उल्लू बना देता था और इसके लिए उल्लू बनाना दाएं बाएं हाथ का खेल था। इसलिए सर्वोदय का नारा लगाने वालों में उसी नटवर लाल की छवि नागार्जुन जी देख रहे थे। ये जो नेता थे वे अपने हित के लिए कभी किसी की भी दिशा में शतरंज के घोड़े की तरह चाल बदल सकते थे और गांधीवाद उन अनुयायियों का साध्य नहीं साधन था। सत्य अहिंसा का केवल वे राग आलाप रहे थे। असल में तो ये गीता उपनिषद की धज्जियाँ उड़ा रहे थे और इस कविता द्वारा नागार्जुन ने जनता के समक्ष उनकी उन्हीं नग्नताओं को उजागर किया है। जन के प्रति जिम्मेदार कवि नहीं, उन्हें इस कविता में सावधान किया गया है और शोषण भ्रष्टाचार में लीन तल्लीन ये पाखंडी लोगों को मूर्ख बनाकर लूट रहे हैं। ये धोखेबाज हैं और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह इस कविता में उजागर किया गया है। तो इस कविता का अर्थ नागार्जुन का गांधीवादी होना नहीं लगाया जा सकता। हम केवल यह नहीं बोल सकते कि इस कविता को लिखकर जो नागार्जुन जी है वो गांधीवादी है। असल में देखा जाए तो नागार्जुन जी न गांधीवादी थे, न ही किसी बात को मानते थे, न ही वे किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे प्रत्यक्ष रूप से। वे उस नेता के विरुद्ध हो जाते, उस पार्टी के विरुद्ध हो जाते जहां उन्हें शोषण और तानाशाही देखने को मिलती थी। और साथ में जहाँ तक वो अपनी किसी पार्टी का समर्थन भी करते तो उस पार्टी के विरुद्ध भी हो जाते जब वे देखते कि इसकी व्यवस्था सही नहीं है। तो उन्हें हम गांधीवादी इस कविता के माध्यम से नहीं लगा सकते और उन्होंने इस कविता के किसी पंक्ति में गांधीवादी विचार का समर्थन या विरोध नहीं किया है।
तो जो नागार्जुन जी हैं वे केवल और केवल जनवादी कवि हैं, वे किसी वाद का समर्थन नहीं करते। तो सिर्फ गांधीवादी आदर्शों को मटियामेट कर रहे गांधीवादियों के आचरण की खिल्ली उड़ाई है इस कविता के माध्यम से। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनेताओं के रहनुमाओं एवं भारतीय राजनीति की वास्तविकताओं को जानने का यह जो कविता तीनों बंदर बापू के हैं, ये बेहतर आधार है कि इस कविता के माध्यम से उस समय के जो भारतीय राजनेता हैं और भारतीय राजनीति कैसी है उस समय की, इसको हम इस कविता के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने नागार्जुन जी की जो प्रमुख कविताएं हैं जो एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में हैं और साथ साथ नेट, यूजीसी नेट, सीजी सेट आदि जितने भी सेट एग्ज़ाम हैं और साथ में एपी की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उनका हमने विश्लेषण किया और पाठ अवलोकन किया। तो इस तरह से आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करना कभी ना भूलें। अगर आपको किसी कविता का भावानुवाद चाहिए या विश्लेषण चाहिए, किसी नाटक, कहानी, उपन्यास की समीक्षा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।